वेलकम टू फ्लैशबैक। इस हफ्ते मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं एक बहुत ही मशहूर गज़ल सिंगर का इंटरव्यू। शायद भारत के सबसे जाने माने अपने वक्त के गज़ल सिंगर थे वो। जी हाँ, सुनिए जगजीत सिंह साहब के साथ मेरा ये इंटरव्यू जो करीब 15 साल पहले हमने रिकॉर्ड किया था। उनकी आवाज़ का आनंद उठाइए, उनकी गज़ल गायकी का लुत्फ लीजिए और साथ ही इंटरव्यू देने का उनका जो बेबाक अंदाज था, दिल से जिस तरह से उन्होंने बात की, उसको एंजॉय कीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है। और इस हफ्ते हमारे गेस्ट हैं, हमारे साथ हैं एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कामयाब और बहुत ही मेलोडियस सिंगर। जी हां, जो अपने क्षेत्र में, अपनी फील्ड में, अपने फन के शायद शहंशाह हैं। जी हां, इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं द वेरी वेल नोन गजल सिंगर जगजीत सिंह। बस सुनने वालों को मेरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे स्टूडियो आए हैं। ये इंटरव्यू आपने हमें मौका दिया, इसका शुक्रिया मुझे अदा करना चाहिए। जगजीत सिंह साहब, ये बताएं कि जब भारत में गज़ल की बात चलती है, हाँ जी, और गज़ल गायकी की बात चलती है, तो आपका नाम जैसे खुद ब खुद दिमाग में, जहन में आ जाता है। तो आपने ये अपना सफ़र कब और कैसे शुरू किया? ये तो बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है। कोई 40-45 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, उसी वक्त मैंने गज़ल की तरफ मेरा रुझान था, क्योंकि उस वक्त फिल्म म्यूज़िक जो था वो भी गज़ल बेस ही था। 90% सॉन्ग वर गज़ल बेस्ड। तो वो से मेरे सिस्टम में एक गज़ल का मीटर जो है, गज़ल का बहर जो है वो आ गया था। तो क्योंकि म्यूज़िक सीखना शुरू किया मैंने, और साथ साथ में कॉलेज में तो लाइट म्यूज़िक गाना पड़ता है, तो लाइट म्यूज़िक गाने के लिए गज़ल को अडॉप्ट किया और उसको खुद कंपोज करके और गाना शुरू किया स्टेज पे। तो इस तरह वो एक गज़ल जो है रुझान शुरू हुआ, गज़ल की तरफ झुकाव शुरू हुआ। तो धीरे धीरे फिर मैंने इसको मेन स्ट्रीम में लिया है। और इतनी सारी भाषाओं में भी महारत हासिल करी आपने। कितनी भाषाओं में गाए? हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, सब सीखी आपने या एक? नहीं, भाषा में गाना कोई मुश्किल बात नहीं है, तो तोते की तरह रट के गाने की बात है। अभी मैंने जो बंगला में मैंने एक LP किया है, अन्नपाथ नाम है इसका। तो बंगला, मेरी बीवी बंगाली है, तो उससे पूछ लिया प्रोनाउंसिएशन और सब, तो इजी हो गया। अभी गुजराती में एक एल्बम किया है मैंने, जीवन मरण शेख। उसमें मेरा सेक्रेटरी गुजराती है, उसको सामने बैठा लिया कि भाई ये जरा चेक करते रहो, प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए। तो मतलब आप न सिर्फ बहुत अच्छे गायक हैं, बल्कि बहुत स्मार्ट भी हैं कि आपने अपने चारों तरफ अलग अलग भाषाओं वाले लोग रखे। मैं एक्चुअली आई एम ए गुड स्टूडेंट। मैं उस्ताद नहीं कहूँगा, मैं आई एम ए गुड स्टूडेंट एव एवरीथिंग। और कहीं ये बात ये भी साबित करती है कि दरअसल मौसीकी की या संगीत की कोई भाषा नहीं होती, कोई लैंग्वेज नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ सुर होता है, रूहानी ताकत होती है इसमें। बचपन जगजीत सिंह साहब ये बताएं, कहाँ का था कॉलेज, कौन से शहर में गए? मेरी पैदाइश जो है वो एक छोटा सा टाउन है राजस्थान में, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के? हाँ, श्री गंगानगर। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, PWD डिपार्टमेंट में थे, तो वो राजस्थान गवर्नमेंट में थे। तो बीकानेर, गंगानगर, ये सब ट्रांसफर होते थे। तो मेरा जन्म हुआ गंगानगर में, तो वहीं मैंने स्कूलिंग भी मेरी वहीं हुई। तो स्कूलिंग में ही मैंने गाना सीखना शुरू किया उस्ताद जमाल खान साहब से। क्या बात है! और माँ बाप ने एनकरेज किया आपको गाने के लिए? क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि म्यूजिक सीखूं। वाह! पहले उन्होंने एक सूरदास मास्टर थे, छगनलाल शर्मा, उनके साथ भेजा। 1 साल वहाँ सीखा मैंने, हारमोनियम बजाना सीखा, थोड़े बहुत राग सीखे। फिर उन्होंने एडवांस टीचर को पकड़ के लाए, उस्ताद जमाल खान साहब वहाँ रहते थे, तो उनसे फिर धुपद धमार, ये ठुमरी, ख्याल सब सीखना शुरू किया। और अभी भी सीख ही रहे हैं, अभी भी सीखना तो कभी बंद होता है नहीं। और इस तरह मैं म्यूजिक में आ गया। और स्टडीज़ मैंने FSC वहाँ से की। उसके बाद DAV कॉलेज जलंधर मैंने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद 2 साल मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री की MA किया। तो ये स्टडीज़ के साथ साथ मेरा हॉस्टल में रहता था, लेकिन हॉस्टल में मेरा तानपुरा मेरे साथ रहता था, और मेरी कोशिश ये रहती थी कि मेरा जो रूम पार्टनर हो वो ऐसा हो जो तबला जानता हो। क्या बात है, जिससे वो तबला बजाएं और आप गा सकें। हाँ, क्योंकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इकबाल सिंह एक है जलंधर के, आजकल मेंबर पार्लियामेंट है तो वो मेरे रूम पार्टनर थे, क्योंकि वो तबला जानते थे। क्या बात है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जोड़ी थी। तो वो पॉलिटिक्स में चले गए, मैं म्यूजिक में आ गया। तो फिर 65 में मैं मुंबई आ गया था टू मेक इट एज ए कैरियर। आसानी से शुरुआत हो गई कि खासा संघर्ष रहा? नहीं, संघर्ष तो खैर रहा ही, लेकिन वो संघर्ष ऐसा नहीं है कि रात को भूखे सो रहे हैं या फुटपाथ पे सो रहे हैं। थोड़ा बहुत कमा लेते थे। थोड़ा बहुत, मेरा एक दोस्त था मुगल वहाँ लुधियाना में, वो 200-300 रुपये महीना, उस वक्त खर्चा ही 200-300 रुपये महीने का था। 200-300 रुपये तो वैसे माफ़ कीजिएगा अच्छी कमाई मानी जाती थी तब शायद तब। हाँ, 200 रुपये भेज देता था मुझे वो, 6 महीने तक भेजा उसने। मेरा 35 रुपये में एक बेड था,
कहाँ पे? 35 अग्रीपाड़ा में एक हॉस्टल में रहता था ना। 35 रुपए महीने के देता था उसके बेड के, और उधार खाना खाते थे तो उधार खाना में 60, 70, 80 रुपए महीने का खर्चा आता था। और उधार में तो कितना भी खा लें। हाँ, वो तो महीने के बाद देना ना। अच्छा। हाँ। लेकिन मतलब 35 रुपए का बेड, मतलब बॉम्बे रहने के हिसाब से तब भी महंगा शहर था, सस्ता नहीं था। नहीं, तो 35 रुपए तो बहुत सस्ता ही था देखा जाए तो। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताएं, और जब आप मुंबई आए तो आपने शुरू से गज़ल गायकी पे ही ध्यान रखा? और हाँ, शुरू से मैं गज़लों पे ही आ गया था। वैसे मैं पंजाबी भी गाता हूँ, पंजाबी भी मैंने गाए, पंजाबी फोक, पंजाबी अपने कंपोज करके उसको भी साथ साथ में मैंने जारी रखा, लेकिन गज़ल मेरा मेन वेन्यू रहा। और जब मुंबई आप आए पहली बार 1965 में, आप बता रहे हैं अपने थोड़े से एक्सपीरियंस भी बताए, तो क्योंकि मुंबई इतने भारत के अलग अलग शहरों से लोग जाते हैं अपना करियर बनाने या अपने ड्रीम्स को चेज़ करते हुए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, क्या आपको भी मुंबई में कुछ वैसी बात नज़र आई आते ही कि हाँ यही जगह है, यही वो शहर है? नहीं, हमारा जो प्रोफेशन था ना, मेरा जो प्रोफेशन मैंने चुना म्यूजिक, उसके लिए मुंबई वॉज द राइट प्लेस। हालांकि अगर मैं क्लासिकल गाता सिर्फ तो दिल्ली भी ठीक था, कलकत्ता भी ठीक था, लेकिन क्योंकि लाइट म्यूजिक था मेरा वेन्यू, मेन चीज़, तो इसलिए मैंने मुंबई को चुना। मुंबई में फैसिलिटीज़ हैं, स्टूडियोज़ हैं रिकॉर्डिंग के, म्यूजिशियंस मिलते हैं, और लाइट फिल्म इंडस्ट्री है तो लाइट म्यूजिक का इस्तेमाल करेक्ट होता है, इसलिए मुंबई वॉज द राइट वेन्यू। और आपने अपना पहला गज़ल एल्बम खुद का कब निकाला? मेरा पहला एल्बम 1965 के एंड में ही आ गया था, लेकिन वो आधा एल्बम था, पूरा नहीं था। ये कैसे हुआ? वो HMV ने हमको चांस दिया था कि आप ऐसे करिए, एक EP बनाइए हमारे लिए। EP में 4 गज़लें होती हैं, तो 2 गज़लें आप गाएंगे, 2 दूसरा आर्टिस्ट गाएगा। अच्छा। तो वो 2 गज़लें मैंने उसमें गाई थी। अपना गम भूल गए, उनकी जफा भूल गए, अपना गम भूल गए, तेरी जफा भूल गए, हम तो हर बात मोहब्बत के सिवा भूल गए, अपना गम भूल। ये मेरी पहली रिकॉर्डिंग थी। क्या बात है सर। और एक उसमें थी साखी सकिया होश कहाँ था, तेरे दीवाने में साकिया होश। ऐसे दो गज़लें थी। 2 दूसरा आर्टिस्ट था सुरेश राजवंशी, उसकी थी। तो पहला चांस मुझे 65 में मिल गया था। और 60s में ही कभी आपकी मुलाकात चित्रा जी से भी हुई थी और फिर शादी हुई? हाँ, बिल्कुल 67 में उनसे मुलाकात हुई। और साथ में आपने बहुत बढ़िया एल्बम्स निकाले, बड़ी ज़बरदस्त जोड़ी बनी। हाँ, बस वो संजोग की बात है, और टाइम अच्छा था उस वक्त, अच्छा काम हो गया। रियली जिसको कहते हैं बड़ा सक्सेस, बड़ी कामयाबी, वो आपको कब लगा कि हाँ अब बड़ी कामयाबी मुझे 10 साल के बाद मिली। ये बीच बीच में छोटे छोटे EP होते रहे हमारे। मैंने चित्रा जी का किया, फिर मैंने अपना सोलो किया, सुपर 7 किया, 5-6 EP हो गए थे। लेकिन 1976 में हमें वो HMV ने बोला कि अब आप काफ़ी एस्टेब्लिश हो गए हैं, अब आप LP बना सकते हैं, लॉन्ग प्ले। पहले शुरू में लॉन्ग प्ले का चांस नहीं देते थे, और एक ही कंपनी थी इंडिया में, उनकी मोनोपोली चलती थी, जो वो कहेंगे वही करना पड़ेगा। तो 76 में हमारा पहला LP जो है लॉन्ग प्ले, जिसमें 8 गज़लें, 8 या 10 थी शायद, अनफॉरगेटेबल्स, द अनफॉरगेटेबल्स, वो रिलीज हुआ। तो वो हमारी सबसे बड़ी फर्स्ट माइलस्टोन कहना चाहिए उसको, जो अभी तक पॉपुलर है। उसकी गज़लें भी पॉपुलर हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसमें है, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी उसमें है, और बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। क्या बात है। बड़ी अच्छा कलेक्शन भी अच्छा हुआ था उसमें। इनमें आपकी फेवरेट कौन सी है? मेरी तो सभी फेवरेट है देखा जाए तो। सबसे ज्यादा लोकप्रियता किसको मिली, पॉपुलैरिटी? आहिस्ता आहिस्ता को सबसे ज्यादा मिली, और बात निकलेगी को मिली काफी। अभी भी पॉपुलर है, अभी भी बहुत पॉपुलर है, स्टेज पे गानी पड़ती है। इसमें से किसी की 2 लाइन गुनगुनाएंगे सर? सरकते जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफताब,
आहिस्ता आहिस्ता। ये बताएं जगजीत सिंह साहब कि आजकल जो गजल सिंगर हैं नए, वो इतने कम क्यों हैं? मतलब जैसे थोड़ी एक रेयरिटी सी क्यों बन गए? मतलब अलग अलग किस्म की इतनी नई यूनिक वॉइसेस की बात होती है कि ये आ रहे हैं जी, इतने टैलेंट हंट चलते हैं, इतने शोज चलते हैं, तो लेकिन गजल सिंगर जैसे गायब होता जा रहा है। नहीं, गजल सिंगिंग में देखिए क्या है, एक तो क्या प्रॉपरली मौसीकी सीखनी पड़ेगी आपको। गजल सिंगिंग इज नॉट ए जोक। आपको क्लासिकल ठुमरी गाना आना चाहिए, ठुमरी में क्या रंग है, क्लासिकल कैसे राग, अलग अलग कॉम्बिनेशन क्या है, वो सब सीखना पड़ेगा। दूसरा, आपको जुबान आनी चाहिए थोड़ी बहुत, उर्दू जुबान भी तो आनी चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा, तीसरा आपका एटीट्यूड करेक्ट होना चाहिए, पेशेंस रहना चाहिए। ओवरनाइट स्टार तो बन नहीं सकते आप गजल में, तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। चौथा, मीडिया का सपोर्ट होना चाहिए। मीडिया का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है गजल को। मीडिया का सपोर्ट वही फिल्म सॉन्ग को है या डांस को है। अभी जितने टैलेंट होते हैं हंट होते हैं मीडिया की तरफ से, वो सब फिल्म सॉन्ग गाते हैं, किसी का गाया हुआ गाना गाते हैं। अपना कंपोजिशन, अपनी उपज, अपना टैलेंट कहाँ है उनका? बिल्कुल सही बात है। वो लेकिन नकली माल है सारा। एक बात अभी आपने कही जगजीत सिंह जी की, ओवरनाइट स्टार नहीं बन सकते गजल सिंगिंग में, लेकिन नहीं, कोई भी फील्ड में ओवरनाइट स्टार फिर ओवरनाइट अबाउट भी हो जाता है। सही बात है। लेकिन जब बनते हैं गजल गायक स्टार्स, चाहे मेहंदी हसन साहब हैं, गुलाम अली साहब हैं, वो आप हैं, परफॉर्मेंस बेस है ना। फिर देखिए लंबे समय के लिए बनते हैं। हाँ, क्योंकि वो लास्टिंग स्टारडम है। जैसे आपका ही लीजिए तो कितने मतलब टच वुड, ऊपर वाला भी मेहरबान है और आपकी कला का भी कमाल है। लेकिन देखिए क्या, ये सब जितने खान साहब, मेहंदी हसन खान साहब, गुलाम अली, फरीदा खान, ये जितने आर्टिस्ट, बेगम अख्तर हुई, तलत महमूद, ये अपनी परफॉर्मेंस के दम पे आए हैं ऊपर। ये किसी मीडिया सपोर्ट से नहीं आए हैं, या मीडिया किसी मैनिपुलेशन करके नहीं आए हैं। यही बात आप पे भी तो लागू होती है। मैं तो अपना नाम पीछे रखता हूँ ना, ज़्यादा नहीं रखता सामने। लेकिन ये बताइए कि जो इतनी ज़बरदस्त स्टारडम आपको मिली, इतनी पॉपुलैरिटी, मतलब और फिर ऊपर से माशाल्लाह आवाज़ तो इतनी ज़बरदस्त, उस पे वैसे लोग मरे, देखने सुनने में भी अच्छे, गुड लुकिंग जगजीत सिंह साहब, तो देखने में भी ठीक ठाक है। तो उस फेम को और पॉपुलैरिटी को और अटेंशन को कैसे हैंडल करते थे आप, या करते हैं? बड़ा मुश्किल है हैंडल करना था, बड़ा संभालना पड़ता है इस वक्त अपने आप को। पहले तो परफॉर्मेंस आपकी, क्योंकि एवरी परफॉर्मेंस, एवरी एल्बम जो हम निकालते हैं, इट्स ए न्यू बिगिनिंग फॉर मी। उसमें पुराना जो मैंने किया है वो काम भूलना पड़ता है, तो नया काम को नया एक फील्ड मिलेगा, नई ऑडियंस मिलेगी, वो सोच के चलना पड़ता है। और रियाज बाकायदा रखना पड़ता है रोज फॉर्म में रहने के लिए। ये सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था, मतलब सच में आपको भी रियाज करना पड़ता है इतने सालों की मेहनत के बाद भी? अभी तो ज्यादा करना पड़ता है। तो क्या टाइम टेबल रहता है सब उसका? सुबह मैं बैठता हूँ 1 घंटा, 1.5 घंटा 2 घंटे जैसे ही टाइम मिलता है। सुबह नाश्ता करने के बाद बैठते हैं, उसके बाद स्टूडियो में आ जाते हैं। अच्छा, कुछ आपका फिल्मी दुनिया में भी खासी दखलंदाजी रही, काफी कामयाब शुरू में। हाँ, क्योंकि फिल्म वाज द ओनली एक्सेस टू द म्यूजिक जो हम करते थे उस वक्त। को फिल्म के थ्रू हो जाए तो अच्छा है, ये तो हर आदमी, हर आर्टिस्ट चाहता ही है, क्योंकि फिल्म का एक्सपोजर बड़ा इजी है। फिल्म के थ्रू एक्सपोजर हो जाए तो वो उसकी रीच जो है बहुत बड़ी है। तो मैंने शुरू में फिल्में, मैंने प्रेम गीत म्यूजिक किया, उसमें वो मेरा गीत अमर कर दो वो गाया भी, और अर्थ का म्यूजिक किया, उसमें 3 गजलें बड़ी हिट हुई, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, और उसके बाद 2-4 फिल्में फिर मैंने रॉन्ग पकड़ ली थी, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर बन गया था मैं, तो मैंने डाकुओं की फिल्म पकड़ ली थी। तो डाकुओं में वो गाना वाना मेरा था नहीं, मुजरे थे, वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई। तो जहाँ यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा है कि फिल्म हिट हो जाए तो उसका कुत्ता भी हिट हो जाता है, और फिल्म फ्लॉप हो जाए तो कितना भी अच्छा काम हो आपका, सब कुछ फ्लॉप है। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले कौन मिला आपको फिल्मी दुनिया में? शत्रुघ्न सिन्हा ने मुझे चांस दिया था पहला अमर गीत में। मेरा गीत अमर कर दो जो गाना गाया था, प्रेम गीत फिल्म था। शत्रुघ्न सिन्हा और महेश भट्ट, ये दोनों पैरेलल थे, दोनों साथ साथ में आई थी फिल्म। और इन दिनों कोई इरादा है वापस, या कोई ऑफर? नहीं, अभी आई डोंट रन आफ्टर फिल्म्स। कोई आ जाए गाना तो गा देता हूँ, आई डोंट माइंड, उसको सेंसर करके गाता हूँ, पूरे उसकी स्क्रूटनी करके गाता हूँ। और आपके पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर? पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर आजकल कुछ नहीं, वो तो सब चोरी का माल है। वैसे आपको कौन बहुत पसंद आते हैं जो पहले? नहीं, कई बार अच्छा काम करते हैं, जैसे शंकर महादेवन अच्छी ट्यून बनाता है कभी कभी, जतिन ललित भी अच्छा जो बना, लेकिन दे आर नॉट स्टेडी नहीं है। कोई एक तुक्का लग गया तो लग गया, ठीक है,
जैसे मदन मोहन, रोशन, ये जमाना था तो हर ट्यून को वो काम करते थे, हर ट्यून शुड बी 8 ट्यून और मेलोडीज होनी चाहिए, मेहनत करते थे उतनी। हाँ बिल्कुल। आजकल तो मशीन है, म्यूजिक भी मशीन में आ गया है, कंप्यूटर में म्यूजिक आ गया है, वो ह्यूमन टच नहीं रहा है। कोई ऐसा कंटेम्प्रेरी म्यूजिशियन या म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिनके साथ आपको मन करता हो कि भाई चलो ये कोई धुन बनाए मेरे लिए तो मैं उस पर गाऊं? नहीं, इस वक्त कुछ नहीं। खयाम साहब हैं पुरानों में से, वो अगर वो थोड़ा बहुत हमारा टेस्ट मिलता है, स्टाइल भी मिलता है, लेकिन मेरे लिए अगर जो म्यूजिक डायरेक्टर काम करेगा उसको पहले तो गज़ल की समझ होनी चाहिए ना, ज़बान आनी चाहिए, क्या है गज़ल का मीटर, क्या है, कैसे उसको बांटना है, कैसे उसको कंपोज करना है, ये सब मालूम होना चाहिए। और आपके पसंदीदा सिंगर्स कौन हैं जो फिल्मी दुनिया में है? पुरानों में हम तो ग्रो हुए हैं तलत महमूद की आवाज़ सुन सुन के, रफ़ी की आवाज़ सुन सुन के, मन्ना डे की आवाज़ सुन सुन के, और देवर गुड सिंगर्स ऑल्सो, नो डाउट। आजकल के सिंगर्स सभी अच्छे हैं, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग मेरे को लगता है वो के है। के हाँ, के इज़ द राइट काइंड ऑफ वॉइस फॉर प्लेबैक सिंगिंग। उसका थ्रो, उसका क्वालिटी ऑफ वॉइस, सिंगिंग, एवरीथिंग इज़ फाइन। ये बताएं, म्यूजिक के अलावा आपके क्या क्या और इंटरेस्ट हैं, किन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं, समय कैसे बिताते हैं अपना? म्यूजिक के अलावा आई एम ए गैम्बलर हैं? हाँ, बॉर्न गैम्बलर। आई गैम्बल, आई ओन हॉर्सेस, रेस हॉर्सेस है मेरे 5-6, तो गैम्बल इज इन माई ब्लड। तो ये तो गजल गायकी के साथ चलता नहीं बहुत ज्यादा गैम्बल तो, एक्सेप्ट कि दोनों जी से शुरू होते हैं। चलता है गैम्बल, क्योंकि रेस कोर्स में जब हम जाते हैं तो म्यूजिक भूल जाते हैं, वहाँ सिर्फ घोड़ों की बातें होती हैं, रेस की बातें होती हैं, तो एक ब्रेक मिलता है। लेकिन गैम्बलिंग तो काफी खतरनाक शौक है। नहीं, खतरनाक अगर आपकी मतलब तो डिपेंड्स ऑन यू ना, हाउ यू हैंडल योर गैम्बल इंस्टिंक्ट। मतलब जोश में आ जाए तो खतरनाक है, अगर हिसाब से खेलो तो ठीक है। होश में खेलो। हाँ, होश में, जोश में नहीं। आप हमेशा होश में खेलते हैं? होश में ही है। कोई बड़ा नुकसान या बड़ा फायदा तो नहीं किया इससे? नहीं, नुकसान उतना ही करते जितना अफोर्ड कर सकते हैं। फिल्में देखने का शौक है आपको? फिल्में आजकल तो मैं टीवी पे ही देखता हूँ, घर में बैठ के, थिएटर में जाता नहीं। और वो जो टीवी पे जो आती है वो इंग्लिश फिल्में आती हैं मोस्टली। अच्छा। और हिंदी फिल्में भी कभी कभी आती हैं पुरानी। आपकी खुद की ऑल टाइम फेवरेट फिल्म कौन सी है? मुगले आजम। मुगले आजम, क्या बात है। आप भी कुछ रॉयल आदमी है ना, इसलिए आपकी तबीयत को वही ज़्यादा सूट करता है। मुगले आजम में परफेक्ट फिल्म, उसमें हर चीज़ अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी है, उसके डायलॉग अच्छे हैं, उसकी डायरेक्शन अच्छी है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। अच्छा, ये बताइए, अगर जगजीत सिंह को ये मौका भी मिले कभी कि वो फिल्म में एक्ट कर सके, तो वो कौन सी फिल्म में हीरो का रोल प्ले करना पसंद करेंगे? मुगले आजम में सलीम का, या किसी और फिल्म में कुछ और? देवदास में देवदास का। अरे हैं क्या कुछ देवदास जैसे आप? नहीं, वो बन जाएंगे ना देवदास। अच्छा, ये बताएं, आपकी लाइफ में मेजर इन्फ्लुएंसेस, मतलब जिसने बहुत रोल प्ले किया हो आपके जीवन में, किसी व्यक्ति ने, कोई इंसिडेंट ने, कोई सोच ने? सबसे ज़्यादा जो मेरी लाइफ में जो है वो इम्प्रेशन है मेरे फादर का। क्या नाम था उनका? अमर सिंह। तो उनका जो एटीट्यूड था टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स फ्रेंड, टुवर्ड्स रिश्तेदार, वो अभी तक मेरे जहन में है, और उसका असर मेरे पे भी रहा, क्योंकि घर वाले भी बोलते हैं कि आप दूसरे बाबूजी हैं। जगजीत सिंह जी, आपको अपने में सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है आवाज़ के अलावा? मुझे अपने में सबसे अच्छी भोलापन लगता है, नेचुरल जो मेरा है इनोसेंस, जो कि मैंने रखी हुई है अभी तक। नुकसान उठाते हैं उसकी वजह से? हाँ, बहुत नुकसान होता है, लेकिन मुझे मालूम पड़ जाता है कि नुकसान हो रहा है मुझे, फिर भी मैं उसको उठा लेता हूँ। और जगजीत सिंह जी, कभी कोई ऐसी चीज़ आपको लगती हो कि यार मेरे में ये कमी है, ये मैं क्यों नहीं बदल पाता, मतलब अपना खुद का ड्रॉबैक? नहीं, ड्रॉबैक तो अभी गिनने जाएंगे तो बहुत हैं, वो मैं इधर बोलूँगा भी नहीं क्या क्या ड्रॉबैक है, नहीं तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। तो ड्रॉबैक तो बहुत होते हैं, हर इंसान में ड्रॉबैक है। हाँ, लेकिन कोई सी चीज़ तो ऐसी जिससे रोज़ ही परेशान होते हो कि क्या मुसीबत है, ये मैं क्यों नहीं बदल लेता, ये कि जैसे कि मैं इस टूथपेस्ट की बजाय ये क्यों नहीं इस्तेमाल? हाँ, हेल्थ के बारे में थोड़ा सा मैं वरीड था, तो अभी हेल्थ ठीक हो गई मेरी। थोड़ा सा मैंने लाइफस्टाइल चेंज किया है। और क्या लाइफस्टाइल चेंज किया है? नो फ्राइड? नहीं, हाँ, वो सुबह कंपलसरी वॉक करता हूँ, थोड़ा बहुत योगा करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, आपने इतने ज़बरदस्त लाइव शोज़ करे हैं लाइव ऑडियंसेस के सामने, कौन सा ऐसा कोई शो, इक्का दुक्का, कोई ऐसे एक्सपीरियंस जो बहुत मेमोरेबल रहे हों, जो यादें बहुत ज़बरदस्त हों? ज़बरदस्त याद है मुझे 1982 में मैंने सैटरडे संडे 2 दिन रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन,
ये हम सेकंड टाइम लंदन गए थे। फर्स्ट टाइम 79 में गए थे, उस वक्त वेम्बली कॉन्फ्रेंस सेंटर में किया था, जो कि 3000 के करीब सीट है। वो सोल्ड आउट हुए थे, 2 शो उस वक्त किए थे। तो 82 में सैटरडे संडे, अभी ऑर्गेनाइजर जो उनके थे वो हमें बोलते थे साहब 3 घंटे में आपका हाउस फुल हो गया था। खैर वो तो बड़ा चढ़ा के बोल रहे होंगे, 3 घंटे चाहिए, चलो 3 दिन पकड़िए आप। क्या बात। तो सैटरडे संडे और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी उस दिन। उसका फिर मैंने एल्बम भी निकाला था उसका, लाइव कॉन्सर्ट का, जो आजकल मार्केट में मिलता है। क्या नाम से? लाइव एट एल्बर्ट हॉल लंदन। और उसमें आपने अपने सब एल्बम्स में से गाए होंगे? नहीं, उस वक्त इतने एल्बम थे ही नहीं मेरे। एक तो अनफॉरगेटेबल्स था। हाँ, उसमें से कुछ गाए, कुछ नए कंपोज करके गाए, कुछ पंजाबी गाए। अब आप जब इतनी बार लोगों के सामने होते हैं तो आपको कुछ एहसास है इस बात का कि सबसे ज्यादा कौन सी वो आपकी प्रस्तुति या आपकी कॉम्पोजिशन सुनना पसंद करते हैं? वो सबसे ज्यादा पॉपुलर तो वही है, ये कागज की कश्ती बारिश का पानी। लेकिन आप यू कैन नॉट मेजर एवरीथिंग। अभी आहिस्ता आहिस्ता जब शुरू करते हैं उस वक्त भी तालियां पड़ती हैं। सही बात है। बात निकले की शुरू करते हैं तब तालियां पड़ते हैं। मेरा गीत अमर कर दो तो वो तालियां पड़ती हैं। अभी वो एक 20-25-30 गजलें हैं कुछ ऐसी जो बहुत पॉपुलर है दुनिया में। जैसे अभी आपने बताया लंदन रॉयल एल्बर्ट हॉल का आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन खुद की दुनिया में, जहाँ जाके आपको सबसे ज़्यादा मजा आया हो, कॉन्सर्ट और नो कॉन्सर्ट? फेवरेट प्लेस इज लंदन। क्यों? एवरीथिंग इज देयर। वहाँ हॉर्स रेसिंग है, कसिनो है, म्यूजिक है, और कन्वीनियंट टाउन है, घूमना फिरना इजी है, ट्रेन है, बहुत बढ़िया जगह है। बहुत बढ़िया। मेरा भी फेवरेट शहर लंदन ही है। सिर्फ मौसम कभी कभी गड़बड़ होता है। हाँ, अगर, और वो भी वहाँ के लिए ही ज़्यादा गड़बड़ होता है। लोगों को जिनको बारिश और ये थोड़ा सा ग्रे वेदर नहीं पसंद होता, भारतीय, तो इतना परेशान नहीं होती उससे। खाना आपका सबसे मनपसंद जगजीत सिंह जी? खाना तो आजकल देखिए कंट्रोल खाना है तो चाइनीज ही ठीक रहता है। चाइनीज कम से कम फ्रेश बनता है ना, फ्रिज में रख के नहीं बनता। लेकिन अगर आपको एक दिन के लिए छूट हो कि देखिए आपकी जो इच्छा हो आज खा सकते हैं, आज इसका हेल्थ पे और फिटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आपका क्या ऑर्डर होगा? काली दाल पराठे। हाँ, काली दाल पराठे तो जरूरी है। अगर मैं जगजीत सिंह जी से कहूँ कि वो अपने आप को डिस्क्राइब करें प्लीज 2 सेंटेंसेस में या 3 सेंटेंसेस में हमारे सुनने वालों के लिए और हमारे लिए, तो आप कैसे बताएंगे? जैसे कि मैं ये हूँ ईमानदार डिस्क्रिप्शन। अपने बारे में क्या बोलूँ? नहीं। आई एम ए सिंपल हार्टेड फोक एंड ए टैलेंटेड मैन, गुड म्यूजिशियन, और भोला स्टिल स्टूडेंट ऑफ म्यूजिशियन। जगजीत सिंह साहब, इतना ज़बरदस्त और कामयाब आपका सफ़र रहा है और इतना सुरीला सफ़र रहा है, ये बताएं आपके फैंस, आपके चाहने वाले आने वाले दिनों में किस तरह के जगजीत सिंह की अपेक्षा या उम्मीद करें, मतलब क्या एक्सपेक्ट करें आपसे? आने वाले समय में मैं अपने आप को कहाँ देखूं? जहाँ हूँ पहले तो वहाँ रहूं, इतना ही काफ़ी है। बहुत अच्छी बात। और अगर इससे ऊपर हो जाए तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। बाकी काम अपना मैं कर रहा हूँ सिंसियरली। काम मैं अभी 4 CD मैं रिलीज कर रहा हूँ गुरबानी के। 4 CD एक साथ रिलीज कर रहा हूँ, जिसमें डिफरेंट आर्टिस्ट को गवाया मैंने, तकरीबन सभी आर्टिस्टों को गवाया है, जिसमें उस्ताद रशीद खान, अजय चक्रवर्ती, परवीन सुल्ताना, सुरेश वाडकर, हरिहरन, शंकर महादेवन और ऋचा शर्मा, सोनू निगम, अरे वाह, कैलाश खेर। तो हमने सबको इकट्ठा कर दिया है। हाँ, 32 शब्द रिकॉर्ड किए हैं, उसमें से सबको एक एक मैंने गवाया है। तो ये तो बड़ा काम रिलीज हो जाएगा अभी, और उसके ऊपर छोटे छोटे भजन के रिकॉर्ड आ रहे हैं, फिर एक गजल का भी रिकॉर्ड आएगा मेरा। थैंक यू जगजीत सिंह जी, आप हमारे स्टूडियोज आए, हमसे इतने दिल खोल के बात करी और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसा लगा जगजीत सिंह साहब के साथ आपको ये इंटरव्यू? उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे कंटेंट को जी भर के शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।